Okay, so now we're starting question number 6. This question is from gravitation chapter. Moon doesn't have atmosphere. Escape velocity of moon is less than that of earth. The first statement is true. At the same time, second statement is also true and it correctly explains. अब इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे रखी कि वो एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, क्यों मतलब ये एस्केप वेलोसिटी क्यों कम है, बस इतना सा लिखा है. तो मेरे हिसाब से पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है और वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड द करेक्ट आंसर शुड बी 1. तो एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है और इसको अपन ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से मान सकते हैं. ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, हालांकि इसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है. ठीक है, आरएमएस वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू, मतलब काफी मतलब वहां पे टेम्परेचर क्यों नहीं है, एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, उसकी बाकी डिटेल्स के लिए आपको थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स और थोड़ा सा ग्रेविटेशन पता होना जरूरी है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. फॉर बिलो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एच एटम फाइंड आउट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आउट ऑफ द गिवन. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब होती है जब एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है, और एनर्जी का सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है अगर इन सब में अपन देखें तो वो n इज इक्वल टू 4 से लेकर 1 के बीच में है. सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ विल बी डी, दिल्ली. इजी कैटेगरी का क्वेश्चन, ठीक है, और ये बोर मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है. मॉडर्न फिजिक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन है. तो बोर मॉडल का क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है. नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एसएचएम चैप्टर. देयर आर टू स्प्रिंग्स व्हिच आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर. जब मैं इसको x डिस्टेंस इधर शिफ्ट करता हूं तो इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगता है k1 प्लस k2 टाइम्स x and that will be equal to mx double dot. So my k equivalent will be equal to k1 plus k2. This kind of situation is also a parallel combination और जनरली बच्चों को इसका फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद होता है. तो SHM का क्वेश्चन है और इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज स्लाइटली ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और इसको अपन मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं. क्वेश्चन फिर से ग्रेविटेशन से है. A planet has a density same as that of Earth. Mass is twice of the Earth. If the weight of the object on the Earth is W, weight का मतलब होता है m times g. ठीक है, हमको नया वेट चाहिए, that will be m times g prime. तो टेक्निकली आपको वेट का रेशो निकालना है, इसका मतलब आपको g का रेशो निकालना है, g प्राइम बाई g. जैसा कि आप जानते हैं g का फॉर्मूला होता है gm बाय आर स्क्वायर. नए वाले प्लानेट पे जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी g मल्टीप्लाई बाय 2m बाय आर स्क्वायर, बिकॉज उसका जो प्लानेट का वेट है वो अर्थ के वेट से डबल है. डेंसिटी सेम है तो उसकी जो रेडियस है वो अपने को निकालनी पड़ेगी. अर्थ का मास अगर m है तो अपन यहां से लिख सकते हैं m इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. उस प्लानेट का मास 2m है, डेंसिटी सेम बताई जा रही है, उसकी नई रेडियस हमको जाननी है तो उसकी रेडियस आ जाएगी r प्राइम विल बी r to the power 1/3 into r. So when you want to calculate the ratio of g, इस पे g आएगा g into 2m डिवाइड बाय r प्राइम स्क्वायर, और अर्थ के ऊपर g आएगा g into m डिवाइड बाय r स्क्वायर. r प्राइम की वैल्यू डालेंगे, g से g कट गया, m से m कट गया, you will get 2 times r square डिवाइड बाय r प्राइम स्क्वायर, where r प्राइम इज 2 to the power 1/3. उसका स्क्वायर करूंगा तो इट विल बी 2 to the power 2/3 into r square. r square and r square gets cancelled and your answer will be 2 to the power 1/3. ठीक है बच्चों, तो हमें बेसिकली वेट का रेशो निकालना और वेट का रेशो जो होगा वही g का रेशो होगा. तो उस प्लानेट की सरफेस पे g और अर्थ की सरफेस पे g का रेशो हमको चाहिए. जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल क्वेश्चन है और मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कैपेसिटर चैप्टर. बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है. इस तरह की सिचुएशन में आप इन दोनों को सीरीज में मान सकते हैं और इसमें डायरेक्ट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला चाहे तो याद रख सकते हैं. एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाय T1 डिवाइड बाय K1 प्लस T2 डिवाइड बाय K2. तो पहले जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफेरेड है. इट इज एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाय, पहले दे रखा है x इज d/3, सो इट इज d/3 डिवाइड बाय 4 प्लस 2d/3 डिवाइड बाय 1. क्योंकि पहले d/3 में डाइलेक्ट्रिक मीडियम और 2d/3 जो है वो खाली है. अगले वाले केस में जो कैपेसिटेंस है उसमें ये फिगर उल्टा पुल्टा हो गया.
उसमें 2d/3 के अंदर आपका मटेरियल है 2d/3 इंटू 4 और d/3 जो है वो खाली है। आपको इन दोनों का रेशियो चाहिए। सो आई कैन कैलकुलेट c प्राइम डिवाइड बाय c विच विल बी इक्वल टू c प्राइम ऊपर आएगा, ये वाली टर्म नीचे आएगी और वाली टर्म ऊपर आएगी। मैं थोड़ा सा साफ करके इसको लिख देता हूं, या थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बारी वही सॉल्व कर देते हैं। दिस इज एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d, ये बाहर ले लेते हैं। यहां बनेगा 1/12, सॉल्व कर लेते हैं इधर, 1/12 प्लस 2/3। देखना ध्यान से, ये हो गया 1/12, ये हो गया 2/3। देखें क्या आता है, तो एलसीएम लेते हैं 12। जब यहाँ 12 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8। सो इट बिकम्स 3 डिवाइड बाय 4। ओके, सो दिस विल बी 4 डिवाइडेड बाय 3 लाइक दिस। उसका सॉल्व कर लिया, एक बार इसका भी कर लेते हैं। यहां पे आएगा 2/12, तो 2 डिवाइड बाय 12 प्लस 1/3। देखें ये क्या आता है, यहाँ पे एलसीएम आएगा 12। ओके, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4, ये हो गया आपका 1/2। इसका मतलब ये बन जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाय d राइट इंटू 1/2 यानी कि 2। हमें चाहिए c प्राइम डिवाइड बाय c, यानी इन दोनों को डिवाइड करना है। तो एप्सिलॉन नॉट a बाय d से एप्सिलॉन नॉट a बाय d कट जाएगा। c प्राइम में यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 3। इसका वैल्यू आपको दे रखा है 2, c का वैल्यू आपको दे रखा है 2। So you will be able to calculate C prime, which is equal to 3 microfarad. So correct answer for this question will be 3 microfarad, and अगर ये इंटीजर में तो 3 microfarad आप आंसर दे सकते हैं। अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्वियसली इसके कोरोस्पोंडिंग कोई ना कोई ऑप्शन होगा। जैसा कि बच्चों ने रिपोर्ट किया है, ये इंटीजर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा, मॉडरेट पे लेके जा सकते हैं। ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कैपेसिटर चैप्टर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 11th क्वेश्चन। इसमें आपको 4 सिचुएशन दे रखी है। पहली सिचुएशन, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप है। सो अ लूप इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो उसका जो भी प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड, लूप इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इसका जो प्लेन है लूप का, उसके परपेंडिकुलर को मैग्नेटिक फील्ड, उसमें लूप चला रहे हैं। अब अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो आप लूप को ऐसे चलाइए वैसे चलाइए, फ्लक्स विल रिमेन कांस्टेंट। लूप को आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाइए, वेरिएबल वेलोसिटी से चलाइए, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 वाली सिचुएशन में कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा, स्टेटमेंट 2 वाली सिचुएशन में कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा, स्टेटमेंट 3 वाली सिचुएशन में आएगा। बिकॉज आप अगर इसको रोटेट करेंगे तो इसका जो मान लीजिए इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, अभी दोनों के बीच में एंगल है 180। जैसे आप उसको रोटेट करेंगे दैट एंगल विल चेंज, सो योर फ्लक्स विल चेंज। It will be BA cos theta, where theta is the angle between B vector and A vector. So if you rotate it, that angle will change, and if that angle changes, induced EMF will be produced. इसका मतलब थर्ड वाले में induced EMF आएगा। लास्ट है, अगर आपने लूप का एरिया चेंज किया, ऑब्वियस सी बात है अगर आप लूप को बड़ा या छोटा करते हैं तो भी इसका फ्लक्स चेंज होगा, तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 आर करेक्ट। इन 2 सिचुएशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और उन 2 सिचुएशन में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज डी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है। जिस बच्चे को पता है कि लूप का फ्लक्स कैसे बदला जा सकता है, इतना सा आइडिया है, वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ हाइट ऑफ द एंटेना इज इंक्रीज बाय 21%। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन से है, लॉस कैलकुलेशन LOS लाइन ऑफ साइट कैलकुलेशन का क्वेश्चन है।
अर्थ की सरफेस पर जब कोई टावर लगाया जाता है h हाइट का, ठीक है, तो वो कितनी डिस्टेंस को कवर करता है, किस रेंज को कवर करता है, वो निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं LOS। ये है रेडियस ऑफ अर्थ, ये है रेडियस ऑफ अर्थ, ये है h। आई वांट टू कैलकुलेट LOS, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो आई कैन से LOS स्क्वायर प्लस R स्क्वायर is equal to R plus H whole square, where H is very small as compared to R. Now your LOS square plus R square will be equal to R square plus 2 times RH plus H square. R square and R square gets cancelled, H square is very small, so you can neglect it. So your LOS is equal to under root 2 RH. If you increase h by 21%, which means if you make this h to 1.21 h, your new LOS will be 1.1 times old LOS. आपने अगर h में 21% का इंक्रीमेंट किया, यानी 1 से 1.21 h कर दिया उसको 1 h से, तो आपका जो नया LOS आएगा वहां पे अंडर रूट में 1.21 आएगा, तो वो बन जाएगा 1.1। Under root 1.21 is 1.1. So your new LOS will be 1.1 times old LOS, and if there is any percentage change, that percentage change will be 10%. So 21% increment of height in antenna will give you 10% of increment in LOS. तो ये क्वेश्चन भी मैं कहूंगा इजी कैटेगरी का है, क्योंकि जिस बच्चे ने भी प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ा होगा उसने ये फॉर्मूला जरूर से जरूर देखा होगा, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको खाली अंदर में h जो आता है उस h की वैल्यू को यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, उस h की वैल्यू को आपको 21% बढ़ाना है और सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है, तुरंत ये क्वेश्चन हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS square into C. This is du by dv. ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। एनर्जी डेंसिटी वाले केस में आप यहां से C हटा सकते हैं। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, यही मैग्नेटिक फील्ड की होती है। मैग्नेटिक फील्ड में आता है BRMS स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय C। राइट, तो दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है 1:1। तो द करेक्ट आंसर इज ए। तो इसका मतलब इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर किसी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर पढ़ा है और उसने अगर एनर्जी डेंसिटी पढ़ी है, तो हम जानते हैं एनर्जी डेंसिटी जो होती है उसका आधा हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड में होता है और ठीक आधा हिस्सा इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। एवरेज दोनों का जो है सेम आता है, और डायरेक्ट इसका आंसर दिया जा सकता है EM वेव्स के क्वेश्चन का। Coming to the next question, a uniform current carrying cylinder wire carries current I having radius magnetic field. देखो, अगर मान लो आपके पास करंट कैरिंग सिलेंडर है, तो अपन फॉर्मूला, अगर थोड़ा सा आपको फॉर्मूला ध्यान है, तो इफ यू आर इनसाइड द सिलेंडर, इफ यू आर एट अ डिस्टेंस x, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स j इंटू एक्स डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है। j का मतलब होगा I डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर। ये कब की बात है? व्हेन x इज लेस देन r। बाहर वाले पॉइंट पे फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2 पाई r, या 2 पाई x बोल सकते हैं, वेयर x इज मोर देन r। व्हेन यू आर आउटसाइड दिस इज द फॉर्मूला, व्हेन यू आर इनसाइड दिस इज द फॉर्मूला। इसका मतलब अंदर वो प्रोपोर्शनल टू x होता है, बाहर प्रोपोर्शनल टू 1/x होता है, और करेक्ट आंसर इसका होगा a। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग इजी कैटेगरी में रख सकते हैं।